Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel guys. Today I'm going to discuss about successive over relaxation method. It is also called SOR method. First of all तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है इसका एक्स आई इज इक्वल टू के प्लस वन, ये आपको पता है, वेयर ओमेगा की वैल्यू 0 और 2 के इन बिटवीन है। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला है, हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, वो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। टू द पॉइंट हम सिर्फ क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो देखेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय SOR मेथड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 1.25, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। अगर ये नहीं दिया गया तो हम 0 से 2 के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू एज एन ओमेगा ले सकते हैं, वेयर ओमेगा इज ए रिलैक्सेशन फैक्टर। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। अब जिन लोगों ने गॉस सीडल या फिर जकोबी मेथड किया है उन्हें पता कि हमने जैसे अगर ये इस तरह से करते हैं, सबसे पहली बात पता क्या है, हमारा ये जो सिस्टम है डायगनली डोमिनेंट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखें, दीज कोफिशिएंट्स 3 -1 1 -1 3 -1 here 1 -1 एंड दिस। अब ये डायगनली डोमिनेंट होने का मतलब है ये जो डायगनल एलिमेंट्स है ना, ये वाले, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, लाइक -1 एब्सोल्यूट वैल्यू and this absolute value. Similarly, this is greater than this one, -1 absolute value plus into -1 and 3 1 plus -1. You can see that 3 is greater than these values. जब इस तरह की हमारे पास इक्वेशंस होंगी जो डायगनली डोमिनेंट होंगी, फर्स्ट स्टेप है ये मेथड करने का कि हमारा ये जो सिस्टम है वो डायगनली डोमिनेंट होना चाहिए। तो ये हमारा सिस्टम ये जो गिवन है ये डायगनली डोमिनेंट है। जब हमें पता चल गया कि हमारा जो सिस्टम है वो डायगनली डोमिनेंट है, उसके बाद हमने देखना है कि हमारी ये जो 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x1 x2 x3, इसके टर्म्स में हम इक्वेशन लिखते हैं जैसे हम गॉस साइडल मेथड में लिखते होते थे, जकोबी में भी इसी तरह लिखते हैं। तो हमने देखना है कि ये जो हमारे पास ऊपर SOR का जो जनरल फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल के इन टर्म्स में हम कैसे इक्वेशन के लिखें। गॉस साइडल में जैसे हम करते होते थे, x1 ये जो हमारा पहला वेरिएबल इधर रखते थे, बाकी वैल्यू पहली इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं। -1 ये -x2 उधर जाके हो गया +x2 एंड +x3 ओके -x, इसी तरह हम बाकी इक्वेशन लिख लेते हैं। फिर हम इसे अपने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, समझाने के लिए कर रहे हैं कि ईजी हो जाए कि हमने इक्वेशंस कैसे लिखनी है अपनी। तो ये 7, क्योंकि हमने x2 को यहाँ लिखा है तो ये बाकी के इधर जाएंगे, -x1 जाके हो गया +x1 और ये -x3 हो गया +x3 और x2 का जो कोफिशिएंट था 3 वो इधर वाली साइड पे आके 1/3 हो गया। अब ये हमने x3 को रखा है इधर तो बाकी चीज़ें इधर जाएंगी, -7 ऐसे आएगा, ये +x1 हो गया -x1, -x2 +x2 और जो x3 का कोफिशिएंट है 3 वो इधर आके हो गया 1/3। ये तो हम करते थे गॉस साइडल मेथड में। अब हमने SOR मेथड के अकॉर्डिंग इन इक्वेशन को करने के लिए, जैसे हमारी जनरल फार्मूला में गिवन है, हमें सबसे पहले 1 - ओमेगा चाहिए, तो इधर हम 1 - ओमेगा, उसके बाद हमारा ये जो वेरिएबल इसमें कौन सा x1, तो यहाँ x1 ही आएगा, ये फिर 1 - ओमेगा ये x2 है, x2 आएगा इधर, फिर 1 - ओमेगा x3 प्लस, और यहाँ पे इस जगह पे यहाँ भी ओमेगा आ रहा है तो हम यहाँ भी ओमेगा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस तरह से हम x1 x2 x3 के इन टर्म्स इक्वेशन लिखेंगे। अब SOR मेथड में हमने वैल्यूज़ इनकी कैसे पुट करनी है, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये xi है और ऊपर k+1 है, तो यहाँ पे ये जो k+1 इस तरह से आएंगे और ये उससे पिछली वैल्यूज़, अगर ये x k+1 है तो यहाँ पे k आएंगे। तो जैसे गॉस साइडल मेथड में हम करते हैं, अगर x1 k+1 हमने कैलकुलेट कर दिया है तो नेक्स्ट टर्म में हम ये जो हमने ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट की होती है वो यहाँ पे लगाते हैं, तो उसी तरह से ये करेंगे। और x3 की वैल्यू क्योंकि हमने कैलकुलेट नहीं की होती तो ये x3 की वैल्यू प्रीवियस वाली आ जाती है, x1 की हमने कैलकुलेट वो आ जाएगी, और क्योंकि हमने इस x1 के बाद x2 k+1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली होती है तो यहाँ पे
वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा कि हमने किस तरह से वैल्यू, बस मेन ये चीज़ है कि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है ना, जब दूसरा आपने वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो आपने जो वैल्यू आप अभी कैलकुलेट कर चुके हैं उसे यूज़ कर लेना है बेटर अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय SOR मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस विद ओमेगा, उन्होंने हमें 1.25 ये फैक्टर रिलैक्सेशन फैक्टर हमारे पास है। तो ये हमारा सिस्टम है इक्वेशंस का। वी सेट अप द इक्वेशन एज, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया उस तरह से हमने अपने ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी इनके टर्म्स में इक्वेशन हमने लिख ली है। फॉर ओमेगा, क्योंकि हमारे पास 1.25 गिवन है तो हम जहाँ जहाँ ओमेगा हमने ऊपर लिखा है वैल्यूज़ पुट करके उसे ज़रा सा सिंप्लीफाई करके ये हमारी ये इस तरह की ये फॉर्म बन जाएगी। और अगर ओमेगा 1.25 गिवन नहीं है तो हमारे ये जो जनरल फार्मूला है ना उसमें और यहाँ पे मेंशन है कि ओमेगा की जो वैल्यू है हम 0 से 2 के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि हमें गिवन है तो हम यही वाली यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा इस तरह से हमारी ना इक्वेशन बन जाएंगी। अब हमने क्वेश्चन को सोल्व देखें कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखना है ट्राई इनिशियल वैल्यूज़, क्योंकि ये आइटरेटिव प्रोसेस है तो हम इसमें इनिशियल गेस लेते हैं। ट्राई इनिशियल वैल्यूज़ x, y और z, इन तीनों को हमने 0 ले लिया। अब फॉर k इज इक्वल टू 1, सॉरी k इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है। फर्स्ट आइट्रेशन k इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है x, इफ़ k इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ये फर्स्ट आइट्रेशन को शो कर रहे हैं। देन नेगेटिव 0.25, x k 0 है तो x नॉट प्लस यहाँ 0.046, 85 माइनस 6, k 0 है y नॉट हो गया प्लस z नॉट। अब हमारे पास x नॉट, y नॉट, z नॉट, ये वाली जो हमारे इनिशियल गैस है ये इन्हीं की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है, हम इसे अब लगाएंगे। x नॉट 0 है तो ये टर्म 0 होगी प्लस 0.046, 85, y नॉट z नॉट भी 0 है तो ये भी 0 होगी। तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3.910। तो ये हमारे x1। अब हमने y1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अब ज़रा ध्यान देना है कि हमने किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो वो यहाँ पे हम वो वैल्यू यूज़ करेंगे। अब y के लिए y k 0 था, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 0.25, y k 0 है तो नॉट प्लस 0.083, देन 72 माइनस 6, x k 0 है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, z k इज इक्वल टू 0। अब हमने वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, नेगेटिव 0.25, y नॉट हमारे पास 0 है तो 0 हो गया, 0.083, 72 माइनस 6, x1 की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है वो यहाँ पे पुट हम करेंगे, विच इज़ 3.910 प्लस 2 इंटू जी नॉट हमारे पास 0 है तो ये हो गया 0। तो इस तरह से हमारी y1 की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास 4.029 कैलकुलेट करके। अब हमने z कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव 0.025, फिर से वही z नॉट प्लस 0.0231110। नाउ नेगेटिव x k हमारा 0 था, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 माइनस y1। तो यहाँ पे हमने ये प्रीवियस वैल्यू जो हम अभी कैलकुलेट करके हटे हैं x1 और y1, ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करनी है। z 0 है तो 0 ही हो जाएगा प्लस 0.023 माइनस x1 की ये वैल्यू विच इज़ 3.910, y1 की ये आ गई हमारे पास 4.029,
इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 2.347। तो अब ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से अब हम जो सेकेंड आइट्रेशन करेंगे उसके लिए हम जैसे हमने यहाँ x0 y0 z0 की वैल्यूज़ ली थी, अब हमारे पास ये हम इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है नेक्स्ट। ये तो हो गया अगर आपने स्टेप बाय स्टेप करना हो लाइक, तो ये काफ़ी लेंथी है हमारी। आई थिंक इस ये जो हमने क्वेश्चन करना है ना 8 आइट्रेशन में जाके इसका कहीं आंसर आना है। तो अब हम जिसके ये देखना है कि इसे कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमने इस फॉर्मूला को कैलकुलेटर पे लिखेंगे। अब मैं ज़रा समझा देती हूँ हमने ये किस तरह से लिखना है। हमारे पास हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चाहिए, उसे हम एक्स वाई एम का नेम दे देते हैं, ये वाली एक्स वाई एम। ये तो इसी तरह से आएगा -0.25। यहाँ पे हमारे जो इनिशियल गैस है ना, जो हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज़, क्योंकि हम तो वो उन्हें हमने ए बी सी का नेम दे दिए। अब 85 - 6b बेसिकली ना, मैं चले आपको बताती हूँ, जो हमारी एक्स वाई जी है ना ये वैल्यूज़, इसको हमने कैलकुलेटर पे ए दे दिया, इससे बी और सी, क्योंकि इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारी ये वैल्यूज़ आती हैं, ये डिफरेंट होंगी, इसीलिए मैंने इन्हें डिफरेंट वेरिएबल एक्स वाई एम कैलकुलेटर में हम इन्हें इनको ये वैल्यूज़ देंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे हमारा -6b + c आ गया, क्योंकि z की जगह पे, क्योंकि हम ये जो हमारा SOR मेथड है इसमें जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली होती है ना, नेक्स्ट स्टेप में हमने वो वैल्यू यूज़ करनी होती है। वैसे तो यहाँ पे 6a बेसिकली बनना था ना, तो हमारा क्योंकि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है तो हम -6 इसकी जगह x की वैल्यू रखेंगे, प्लस क्योंकि अभी c की वैल्यू हमारे पास है, z जो हमारा वेरिएबल है उसकी कैलकुलेट नहीं हुई तो c वैसे ही आ जाएगा। एंड देन m की वैल्यू इसी तरह से, क्योंकि -x और y की वैल्यू जो यूज़ होनी है जो हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किए हैं वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखते हैं कि हमने कैलकुलेटर से इसे किस तरह से करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेटर पे ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। वेरिएबल यूज़ करने हैं, जितने भी ये वेरिएबल्स हैं ना, ये अल्फ़ा प्रेस करके आने, अल्फ़ा हमने x लिखना है = अल्फ़ा = नीचे वाला = नहीं हमें यूज़ करना। अब -0.25 अल्फ़ा a + 0.046 ब्रैकेट 85 - 6 अल्फ़ा b + अल्फ़ा c। ये हमारा पहला हो गया। और कैलकुलेटर पे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, एक जो टर्म लिखती है उसे सेपरेट करने के बाद हमने यहाँ पे कॉलन, तो कॉलन अल्फ़ा, ये कॉलन हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे अल्फ़ा y = -0.25 अल्फ़ा b + 0.083 ब्रैकेट 72 - 6 अल्फ़ा x + 2c ब्रैकेट क्लोज एंड देन अगेन कॉलन। अब m की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू -0.25 अल्फ़ा c + 0.023 ब्रैकेट 110 नेगेटिव अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा y। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया कैलकुलेटर के ऊपर। उसके बाद हम करेंगे प्रेस कैल्क, तो अब वो हमें वैल्यूज़ पूछेगा। जिस तरह से अब हमने इनिशियल गैस जो होते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब इनिशियल गैस बेसिकली हमने ये जो x है ना, इसको a हमारे लिए, ये b है कैलकुलेटर पे, और ये जो c है, और ये जो न्यू वैल्यूज़ आएंगी ना, इसे पुट करके हमारे इस फॉर्मूला के अंदर जब हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो a की जगह जो न्यू वैल्यू है वो बन जाएगा x में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, b जो है हमारा y में हो जाएगा, और c जो है ये m बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से वैल्यूज़ लिखनी है। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा लेंथी है, 2-3 टाइम आप करोगे ना तो आपको ईजीली हो जाएगा। तो वो हमें इनिशियल गैस पूछ रहा है a, क्योंकि हम इनिशियल गैस 0 वैल्यूज़ असाइन करते हैं, तो हम यहाँ a 0 वैल्यू देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, वो b की वैल्यू कह रहे हैं,
तो बी की जगह हमारी ये जो वैल्यू है वो है फिर 0, सी की वैल्यू भी 0। देन इसे इग्नोर करना है, हमने जो वैल्यूज़ देनी बस वही देनी। अब वो हमें एक्स की वैल्यू उसने दी है, इसे डेसिमल में कर लेते हैं 3.910। अब देख लें कैलकुलेटर से इजीली हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अदरवाइज़ जब हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट की है तो ये इतनी चीज़ करके हमारे पास ये वैल्यू आई थी। तो नेक्स्ट अब यहाँ से ज़रा देखना है कि हमने वैल्यूज़ नेक्स्ट जो हैं उन्हें असाइन कैसे करनी है। अब वो हमारे पास y की वैल्यू दे रहा है विच इज़ ऑलरेडी आई हैव रिटन दैट। अब a की दोबारा वैल्यू, a की वैल्यू हमने देनी है जो हमारी प्रीवियस ये वाली वैल्यू आई है, क्योंकि हम न्यू वैल्यूज़ यूज़ करते हैं ना। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3.910, b की वैल्यू 4.029 और c की वैल्यू हमारे पास है 2.347। अब हमारे पास न्यू वैल्यूज़ आ गई हैं 1.928 आई थिंक आई रिटन। चलें इसे राउंड ऑफ करके आ जाएगा 4.398 एंड 1.798। इसी तरह से हम करते जाएंगे। वैसे मैं आपको जैसे हम a की वैल्यू वो दोबारा से पूछ रहे हैं ना, यहाँ एक तो स्टेप ये है कि हम ये प्रॉपर वैल्यूज़ लिखें, जैसे 2.297। एक हमें पता है कि जो a की वैल्यू है ना कैलकुलेटर में ऑलरेडी वो x की जगह पे स्टोर हुई है, तो हम अगर लिख दें यहाँ पे अल्फ़ा x, क्योंकि हमें पता है कि a की वैल्यू x में जाती है तो हमें वो प्रॉपर नहीं लिखना पड़ेगा। b की वैल्यू हमें पता है कि y में जाती है तो अल्फ़ा y लिख देंगे। c की वैल्यू इसी तरह से m में स्टोर थी तो m लिख देंगे। तो हमारे पास इसी तरह अगली वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यू 2.297, y की वैल्यू 4.031 और z की 1.935। अब इसी तरह से करते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि स्टॉप कब करना है, जब हमारी ये वैल्यूज़ जो हैं x की, y की, z की रिपीट हो जाएं। और ये इसी तरह के x की वैल्यू 2.288 आई, अगले स्टेप में भी वही आ जाए। y की जो आई थी वो भी अगले स्टेप में वही आ जाए और z की भी आई। मतलब तीनों जो हैं वो ये नहीं है कि दो वैल्यूज़ रिपीट हो गई हैं जिधर वाली चेंज है तो स्टॉप करना है। जब तीनों रिपीट होंगी जैसे ये इस तरह से, तब हम इसे स्टॉप करेंगे और फिर ये हमारा x, y और z ये हमारे इस तरह से निकल आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई आपकी रिकमेंडेशन वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।